For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हमने केपलर्स के तीनों लॉज जो है वो पढ़ लिए थे। अब हम उन लॉज के आगे जो पोर्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करें पेज नंबर 4 पर यूज योर ब्रेन पावर। उसके अंदर क्वेश्चन दिया है इफ द एरिया ESF इन फिगर 1.4 इज इक्वल टू एरिया ASB व्हाट विल यू इन्फर अबाउट द ईयर। यानी अगर क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, इफ एरिया, ये जो यहाँ पर आपका प्रीवियस पेज पर आप देखिए, पेज नंबर 3 के ऊपर डायग्राम है। सो इस डायग्राम के अंदर द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, इसके अंदर अगर आप देखते हैं सो एरिया ESF ये जो पोर्शन है, अगर मैं इसको नंबर दूं, नंबर 1, so area ESF if equal to the area ASB, ये दोनों एरियाज अगर इक्वल हो तो उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमारा थर्ड लॉ है केपलर्स का, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी किसी प्लैनेट का, तो कोई प्लैनेट है, कोई भी एक प्लैनेट हम रैंडमली लेते हैं, किसी प्लैनेट का द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है उनका मीन और उसका क्यूब ये निकाल लेंगे तो वो उस टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है कि A से B तक अगर कोई प्लैनेट कवर कर रहा है ये जो है, तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा, सो यहाँ मैं T1 ले रहा हूं और यहाँ पर T2, सो यहाँ जो दोनों टाइम्स है ये डिपेंड करेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस, इन डिस्टेंस का मीन, इन मीन डिस्टेंस का क्यूब अगर हम लेते हैं तो वो उस टाइम के बराबर यानी प्रोपोर्शनल होगा। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करने के लिए देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू का साइन जब भी हटता है तब हम उसके लिए कांस्टेंट लेते हैं, तो इक्वल टू k a टू द पावर 3, यहाँ a टू द पावर यहाँ r टू द पावर 3 है। सो मीन डिस्टेंस इस r टू द पावर 3 को हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं और इज इक्वल टू k एक कांस्टेंट है, यानी ये जो टाइम इंटरवल है और वो जो मीन डिस्टेंस है इनका रेशो हर एरियाज के लिए क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब अगर प्लैनेट A से B आप अगर देखते हो तो ये जो डिस्टेंस है यानी A से B ये बड़ा दिखता है और ये EF छोटा, बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ये जो एरियाज है वो इक्वल होने के कारण यहां से जब प्लैनेट कवर करेगा डिस्टेंस तो वो भी इक्वल होगा। सो सिंपली उस क्वेश्चन का जो आंसर है कि अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ प्लैनेट AB और EF जो डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर अप करेंगे। तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है, इफ द बोथ द एरियाज आर इक्वल देन अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ द बोथ डिस्टेंस कवर बाय प्लैनेट इन द सेम टाइम इंटरवल, कि दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम टाइम इंटरवल में कवर किए जाएंगे। दैट मींस AB इज इक्वल टू EF। मतलब वो जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि फिर आप AB और EF को कैसे देखते हो, सो दैट मींस AB और EF दोनों इक्वल टाइम इंटरवल में कवर होंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू EF। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब आपकी बुक में आगे दिया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम उस को बाद में लेते हैं। जैसे कि आपके बुक में दिया है, सबसे पहले वहां दिया हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम उसको थोड़ा बाद में लेते हैं। उसके पहले हम लेते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट जो बॉक्स में दिया है। तो जब हम इसको कवर अप कर लेंगे तो न्यूटन्स का जो हम पोर्शन है वो एक फ्लो में पढ़ सकते हैं, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यूअस पोर्शन को कर सकते हैं। इसलिए पहले हम जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है वो लेते हैं। सो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से, जॉनिस केपलर 1571 टू 1630, आप इस चीज को अंडरलाइन कीजिए। जॉनिस केपलर यानी केपलर का अगर पूरा नाम आता है तो जॉनिस केपलर, और उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी का जो
ईयर है वो दिया है 1571 टू 1630। सो आगे है, जॉनिस केपलर वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। सो ये एक जर्मन के एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। He started working as a helper of famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600 century। ये टाइको ब्रे उनके जो प्रोफेसर या जो टीचर थे उनके अंडर काम करते थे। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्रे इन 1601, तो उन्होंने काम करना जो शुरू किया था टाइको ब्रे के अंडर वो 16 सेंचुरी में यानी 1600 सेंचुरी में उन्होंने काम करना शुरू किया। सडनली एक साल बाद यानी कि 1601 में अचानक टाइको ब्रे की मौत हो गई और केपलर वॉज अपॉइंटेड एज अ रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस। और फिर उनकी प्लेस पर यानी टाइको ब्रे की प्लेस पर केपलर को सडनली जगह मिली। अगर आप बर्थ डेट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो केपलर जो है वो न्यूटन की पहली पीढ़ी है। अगर आप दोनों के बर्थ ईयर को आप देखो तो सबसे पहले केपलर आए हैं और केपलर की जितनी भी थेरीज है यानी केपलर्स के जो ये इलिप्स के लॉ है पहले मिले हैं और उसके बाद न्यूटन का जन्म हुआ है और न्यूटन ने इन लॉज को अंडरस्टैंड करके फिर ग्रेविटेशन का लॉ जो है वो डिस्क्राइब किया था। सो उसके आगे है, केपलर यूज्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन मेड बाय ब्रे टू डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हर टीचर का जो भी काम अधूरा होता है वो उनके स्टूडेंट लोगों ने पूरा किया है। जैसे हम अगर हिस्ट्री देखते हैं साइंस की तो यहाँ पर भी टाइको ब्रे का जो स्टडी जहां उन्होंने स्टॉप कर दी थी उसको उन्होंने आगे लिया, उन सारे ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया एंड फाइनली उन्होंने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया प्लैनेट्स का तो प्लैनेटरी मोशंस के लॉ जो उन्होंने डिस्क्राइब किए उनकी जो थ्योरी थी टाइको ब्रे की उन्हीं से उन्होंने वो डिस्क्राइब किए। ही रोट सेवरल बुक्स, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी इसके ऊपर। हिज वर्क वॉज लेटर यूज बाय न्यूटन इन पोस्टुलेटिंग हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो जॉनिस केपलर है वो पहले पैदा हुए थे यानी कि वो न्यूटन की पीढ़ी के पहले है, तो उनकी जो थ्योरी थी उनका जितना भी ऑब्जर्वेशन था या उनका जितना भी जो डाटा था वो डाटा बाद में न्यूटन ने स्टडी किया आफ्टर ग्रेविटी और उन्होंने जितना भी फिजिक्स में योगदान दिया और फिर उन्होंने केपलर्स की जो थ्योरी थी उनको स्टडी किया और फाइनली उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो उन्होंने डिस्क्राइब किया उसमें मदद की है और ये इसको एक्सप्लेन करने में कि क्यों ये इलिप्स के अंदर ये प्लैनेट इस तरह से मूवमेंट करता है। तो जॉनिस केपलर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब करके बताया था। तो ये उनका परिचय था। अब हम हमारा मेन टॉपिक लेते हैं यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, all the above consideration including Kepler's law lead Newton to formulate his theory of universal gravity। तो जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी, इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट और उनके तीनों लॉज, इन सारी स्टडी से इन सारी केस को स्टडी करने के बाद न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। According to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force। उन्होंने जो थ्योरम दिया था या उन्होंने जो फिनोमेना एक आपके सामने रखा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में कोई भी हो गया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और अगर ये बुक थोड़े डिस्टेंस पर है, इमेजिन कि ये यहाँ हवा में लटकी हुई है, सो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या अगर ये पेन भी यहाँ हवा में अगर अटका हुआ है तो ये छोटा सा पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ और ये दोनों या हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ग्रेविटेशन ये कहता है कि यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी डेफिनेट फोर्स के साथ को अट्रैक्ट करते रहता है। तो न्यूटन ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले से ही मैं आपको उसका स्टेटमेंट जो कि बुक में दिया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ इसको फॉर्मूले को भी हम पढ़ लेते हैं, वो फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब हुआ और वर्डिंग को भी। सो अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब दो
कोई ऑब्जेक्ट है उनके मास का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये दो मासेस है किसी ऑब्जेक्ट के, इन दोनों का हमने क्या लिया है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लीकेशन। सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई रिलेशन इस तरह से बढ़ता है, वन के साथ वन इक्वल में है तो इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और अगर कोई उल्टा है, जैसे वन का उल्टा होता है -1, सो वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। पढ़ते समय हम इसको क्या पढ़ेंगे, यानी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन एंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1। इस -1 के साथ ये इनवर्सली यानी उल्टे रिलेशन में। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब आप समझ गए होंगे। सो यहां पर है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी इन दो प्लैनेट्स के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के बराबर। सो इस फॉर्मूले को न्यूटन ने फिर आगे बढ़ाया। तो इस फॉर्मूले को आगे हम बढ़ाने से पहले मैं इसका आपको 3D वे में समझा देता हूं। जिस तरह आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, मून और अर्थ को मैंने यहाँ डेमो के लिए लिया है। सो ये दोनों जो है वो रोटेट हो रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है। सो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह इनका मोशन है तो आप उनको अर्थ और मून न समझते हुए ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 समझिए। उसका और इसका मास जो है वो m1 और m2 लेते हैं और दोनों के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है हम वो d से लेते हैं। सो अब ये जो रोटेशन है मैं स्टॉप करके इनको स्टेबल मोड में दिखाता हूं। तो ये अब ये स्टेबल हो गए हैं। देखिए उसमें मैंने अर्थ को m1 लिया है और मून को m2 लिया है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने d से डिनोट किया है। अर्थ जो फोर्स लगा रही है मून के ऊपर वो भी मैंने F लिया है और मून जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी मैंने F लिया है। सो दोनों जो लगा रहे हैं वो F फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अब वो F फोर्स कितना होगा या उन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, वो कितना होगा। सो उसको आगे न्यूटन ने काउंट किया है। हम वापस यहां आते हैं। ये हमारी अर्थ है जिसको हमने m1 लिया है, यहां पर मून है जिसको हमने m2 लिया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, दैट इज स्मॉल डी। स्मॉल डी और दोनों का लगने वाला जो फोर्स है, तो इसका फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी अर्थ लगा रही है मून के ऊपर एंड मून ऑल्सो अप्लाइड सम डेफिनेट फोर्स टुवर्ड द अर्थ। सो यहां पर अर्थ और मून ना बोलते हुए हम ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 लेते हैं जिसमें मास m1 है और मास m2 है, साथ में उनके बीच का डिस्टेंस d है और डेफिनेट एक फोर्स जो लग रहा है वो कितना है F। अब इनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन है, यहां जो हिडन है, अगर मैं डॉटेड में आपको दिखाता हूं तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला कैपिटल G है जो हिडन फॉर्म में है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना है उसको निकालना है। सो ये फॉर्मूला आगे कंटिन्यू होता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो हम फॉर्मूले की तरफ वापस आते हैं। द फोर्स जो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब किसी भी प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाने के लिए हमें वहां कुछ कांस्टेंट लेना होता है। यहां पर हमारा जो कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशन है। सो F प्रोपोर्शनल टू का साइन हट गया, वहां पर आ गया इक्वल टू और इसकी जगह हमने लिया कैपिटल G। बाकी फॉर्मूला एज इट इज। अब ये हो गया हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है कि दोनों प्लैनेट जो है वो फोर्स कितना लगा रहे हैं। लेकिन हम यहां पर थोड़ा एक स्टेप आगे लेते हैं जो आपके बुक में नहीं दिया है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट किस तरह से निकाला था न्यूटन ने। सो हम यहां पर फॉर्मूले को आगे लेते हैं, G को हम इधर ही रहने देते हैं और इस फ्रैक्शन को हम यहां पर F के साइड में लेके जाते हैं। तो ये इनवर्स हो जाएगा और यहां पर d²/m1 m2 आएगा। तो कैपिटल G किस तरह से काउंट किया, तो कुछ सर्टन कैलकुलेशन करके G की यूनिवर्सल वैल्यू, यानी आप जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो इस फॉर्मूले में, अब ये जो आपका फॉर्मूला है मेन, इस फॉर्मूले के अंदर
आपको किसी भी प्लेनेट का मास चाहिए या दो ऑब्जेक्ट है, प्लेनेट की जगह अगर आपका फ्रेंड और आप है, आप दोनों सीट पर बैठे हुए, तो आप अपना अपना वजन ले लीजिए और उसके बाद आप दोनों के बीच का डिस्टेंस। और अगर जैसे कि आपके बुक में आगे अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, दो दोस्त बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन कितना होगा या उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। सो इसको काउंट करने के लिए हमें जी की वैल्यू चाहिए, कैपिटल जी, यानी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो तो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास फ्रेंड के मासेस रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर हमें एफ की वैल्यू चाहिए तो जी भी तो काउंट करना है। तो जी किस तरह से निकला, तो जी के लिए इन सारी वैल्यूज को हमने ट्रांसफर किया, इसको कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू निकाल के लाई थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब यहाँ जो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर ये कैसे दिया गया, फोर्स को हम काउंट करते हैं। यहाँ देखिए ये इसी से तैयार होता है, ये जो यहाँ पर यूनिट कहां से तैयार हुई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी, या आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी की जगह केजी इनवर्स। ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम कहां लिख सकते हैं, ऊपर में एज अ माइनस साइन। तो ये दोनों यूनिट एक ही है, बस यहां पर हमने इसको ऑब्लिक में लिखा है यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और इसको यहां पर पावर चेंज करके। अब ये यूनिट कैसे तैयार हुई देखिए, फोर्स को हम काउंट करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस को हम काउंट करते हैं मीटर में। अगर हम एम के सिस्टम में जाते हैं तो मीटर में, मीटर का वहां क्या है स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर। एक प्लैनेट का मास 1 केजी या केजी, दूसरे प्लैनेट का मास भी हम काउंट करेंगे केजी में, दो केजी है इसलिए केजी का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह से। सो इस फॉर्मूले से यहां पर ये यूनिट तैयार की गई और सम सर्टेन कैलकुलेशन करके इस कैपिटल जी की वैल्यू इतनी लाई है। सो ये कांस्टेंट है यूनिवर्स का ग्रेविटेशन g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। आप किसी भी कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। आपकी बुक में आगे दिया है here g is the constant of proportionality and is called as universal gravitation constant. The above law means that if the mass of the one object is doubled, the force between the two objects also double. अब यहाँ पर और एक चीज दी है कि अगर किसी भी समय इन दोनों में से कोई वैल्यू डबल हो जाती है यानी मासेस, अब यहाँ पर m1 और m2 था, अगर कोई एक मास मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, इसका मतलब है अगर आप किसी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 यानी डबल करते हो तो आपका आंसर डबल हो जाएगा। अगर आप मासेस में डबल या ट्रिपल करते हो तो वैल्यू डबल ट्रिपल से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करते हो, जैसे कि आपके बुक में आगे दिया है ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर डिस्टेंस आप डबल करते हो तो वैल्यू 4 गुना कम होगी। कैसे, अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आपने लिया है मान के चलते 2, लेकिन उसका क्या करना है स्क्वायर, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लेते हैं एग्जांपल के लिए कि m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है। अगर हम वहां पे रखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिस्टेंस जो है वो डबल कर देते हैं। सो यहाँ डिस्टेंस तो डबल है लेकिन उसका स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कितने से कम होगा, 4 गुना कम होगा। ये उसका सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर आप न्यूमरेटर में डबल ट्रिपल अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हो या चेंजेस करते हो तो आपका जो फोर्स है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस में डबल करते हो तो फिर 4 गुना ऊपर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। सो जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स के जितने भी सम्स दिए हैं तब आपको ये जो स्टेटमेंट है वो और क्लियर हो जाएगा। If the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the center of the two bodies and the distance between the center is taken to be d. अगर spherical body है तो हमेशा उसके सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो काउंट किया जाएगा। In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force is along line joining their center of masses and d is taken to be the distance between the two center of the masses. लेकिन अगर स्फीयरिकल है तो आप इजीली उसका ग्रेविटेशन सेंटर यानी उस पॉइंट का सेंटर निकाल सकते हो। लेकिन अगर इरेगुलर शेप है, आड़ा तेरा अगर हम मिट्टी का एक हद अगर ढेला उठाते हैं तो वो इवन अनइवन शेप में होता है। एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स ये अनइवन शेप में हो या इरेगुलर शेप में होते हैं। सो फिर इनका सेंटर कैसे होगा, तो स्टेटमेंट है
अगर ऐसी कंडीशन होती है देन फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस एंड डी इज टेकन बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ मासेस। तो उनका पूरी तरह से सेंटर निकाला जाएगा और सेंटर टू सेंटर फिर उसका मास और डिस्टेंस वहां से काउंट किया जाएगा अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इरेगुलर शेप में। आगे है फ्रॉम इक्वेशन 2, जैसे कि यहां दिया है फ्रॉम इक्वेशन 2 F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से और इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ g इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट masses kept as a distance away from each other. Thus the SI unit the value of g is equal to the gravitational force between the masses of 1 kg kept 1 meter apart. अब उसको एक और एग्जांपल से उन्होंने समझाया कि SI यूनिट उसकी कैसे कंसीडर की है। तो अभी मैंने जो यूनिट निकाल के बताई थी आपको, तो ये g को मैं फिर से ट्रांसफर करता हूं, g इज इक्वल टू f d स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी जो यूनिट है SI यूनिट कैसे कंसीडर की गई कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है और 1 केजी के यानी यूनिट केजी के मास है। अब इसमें जो सारे 1 है वो 1, क्योंकि 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही देता है। अब यहां से 1 अगर मैं हटा देता हूं तो आपको क्या दिखेगा, n m स्क्वायर अपॉन केजी दो बार है केजी का स्क्वायर, या इसको और लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी टू द पावर -2। तो यहां पर आपके नीचे भी दिया हुआ है कि इज द SI यूनिट द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। यानी 1-1 किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर रखते हैं तो फिर ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। आगे उसमें दिया है यूज योर ब्रेन पावर, शो दैट इन SI यूनिट द g इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg टू द पावर -2। The value of g was first experimentally measured by Henry Cavendish. In SI unit, its value is 6.673 into 10 to the power -11 Newton meter square kg to the power -2. So यहाँ पर ये जो g की वैल्यू अभी यहाँ पर हमने लिखी हुई थी, यानी g इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, ये जो वैल्यू निकाल के दिखाई थी ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इतनी होती है, ये हेनरी कैवेंडिश ने निकाल के बताई थी। इसको हम SI में भी इसको हम CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने इसके प्रीवियस क्लास में जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन में CGS सिस्टम के यूनिट दिए हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक पोर्शन है, हम वो कवर अप करते हैं। The center of mass of the object in the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be constant। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जब कोई अनइवन शेप हो और उसका हम मास अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो वो उसका पूरा उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास जिस सेंटर पॉइंट के ऊपर स्टेबल होता है उसको कांस्टेंट पॉइंट या उसका सेंटर कहते हैं या सेंटरॉइड कह सकते हैं। जिस तरह से ज्योमेट्री में हम सेंटरॉइड लेते हैं उस तरह से अगर हमारी पूरी बॉडी है और अगर आपको किसी एक लकड़ी के ऊपर अपने आप को बैलेंस करना होगा तो आप कहाँ करोगे, आप यहाँ पर उस लकड़ी को करोगे और आप इस तरह से हवा में उसको बैलेंस करोगे। तो उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है सेंटरॉइड, वो उसका कांस्टेंट पॉइंट होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल सेंटर किसी भी आप ऑब्जेक्ट का निकालो वहां पर उसका मास जो है वो सेंटर पर कंसिडर किया जाता है। The center of mass of any object having uniform density at its centroid, तो उसको सेंटरॉइड कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर कह सकते हैं या उसको कॉन्सेंट्रेट पॉइंट कह सकते हैं। सो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो उन दो ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होगा वो उसके सेंटर पर हम अज्यूम करेंगे और जो डिस्टेंस है वो भी सेंटर से ही अज्यूम करेंगे। सो ये था आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कि उन्होंने किस तरह से ये थ्योरी निकाली और फिर ये जो फॉर्मूला है आपका इक्वेशन नंबर 2 वाला ये उसको डिस्क्राइब किया। सो यहाँ पर न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई है आप उसको मुझे मैसेज कीजिए, बताइए, मैं उसको फिर से और सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह समझा सकते हैं मैं उसको फिर से डिस्क्राइब करूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.